हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। आज हम द्वितीय क्लास को देखने वाले हैं, जिसमें हम अन्य यात्रियों को पढ़ेंगे जो हमारे देश में ट्रेड करने के लिए आते हैं। इससे पहले हमने पुर्तगालियों को देखा था, तो अगर आपने अभी तक हमारे पहली क्लास को नहीं देखा हो तो उसको सर्वप्रथम देखें, जिससे हम आसानी से इस क्लास को समझ पाएंगे। डचों की बात की जाती है तो डचों से हमें याद रखना है कि डचों में क्या होता है कि 1596 में डेस्टमान के नेतृत्व में एक दल भारत आता है। यह दल ये इसलिए आता है क्योंकि भारत में फैक्ट्रियों की अनुमति प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए ये दल आया था। तो हमें इसमें याद रखना होगा कि जो डच थे वो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। तो जो डच कंपनी जो आई थी उसको हम याद रखेंगे, जो उनको कितना पैसा दिया गया था, तो 65 लाख गिल्डर की राशि दी गई थी। 65 लाख गिल्डर की राशि दी जाती है इन्हें। दूसरी बात, जब ये डच आए तो डचों को अनुमति मिल जाती है, और अनुमति के बाद इन्होंने जो प्रथम फैक्ट्री ओपन की वह है, हम याद रखेंगे, मसूलीपट्टनम में लगाई। प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, तो मसूलीपट्टनम में लगाई। और यह पूर्णतः भारत पर निर्भर नहीं थे, क्योंकि दूसरा देश भी था जिसका नाम इंडोनेशिया था। तो काली मिर्च मसालों का व्यापार वो भारत से तो कर ही रहे थे, इसके साथ वह इंडोनेशिया से भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भारत पर ज़्यादा राजनीति नहीं की, भारत से ज़्यादा राजनीति नहीं की। और एक उन्होंने किला भी बनवाया था जिसका नाम गुस्तावुस नामक किला था। इसका निर्माण उन्होंने चिंसुरा में करवाया था। आगे चल के क्या हुआ कि हमारे देश में आगमन होता है अंग्रेज़ों का। जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने बेदरा के युद्ध में जो डचों को हरा दिया। जब ये डच हार जाते हैं तो ये भारत से 1759 में नहीं जाते हैं, ये 1795 में भारत से पूर्णतः चले जाते हैं। इसके बाद आगमन होता है ब्रिटिशों का। ब्रिटिशों ने इन्हें हरा दिया था। तो ब्रिटिशों को देखते हैं, इसके बाद ब्रिटिशों ने क्या प्रभाव डाला। तो सर्वप्रथम हमें याद रखना होगा कि 1608 में हॉकिंस आते हैं। राजा जेम्स के राजदूत थे, इन्हें भेजा गया था कि मतलब ये भारत में जो जहांगीर, जो उस समय जो किंग कौन थे, जहांगीर थे, तो जहांगीर से ये अनुमति प्राप्त करें। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन ब्रिटिशों के थे, क्योंकि इन्हें तुर्की फारसी का ज्ञाता कहा जाता था। रेड ड्रैगन नामक जहाज से ये आए थे। जब ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं तो जहांगीर ने इनका स्वागत किया और इनको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो पूछा जाता है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी गई थी, तो हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान किए थे और एक भूमि दी थी। जो इन्हें भूमि दी जाती है उसी भूमि पर इनकी हॉकिंस ने फैक्ट्री का निर्माण करवाया, जिस फैक्ट्री को सूरत के नाम से जाना जाता है, जो 1613 से संचालित हुई थी, 1613 से संचालित होती है। इसके बाद क्या होता है कि हॉकिंस के बाद दूसरे ब्रिटिश यात्री आते हैं 1615 में, जिनका नाम टॉमस रो था, जो 1619 तक रहते हैं। अजमेर, इलाहाबाद, मांडू में रहते हैं। इसके बाद ये ब्रिटिशों के समय इनके कुछ क्षेत्रों का निर्माण हुआ, जैसे मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी, मुंबई को गैरर लांगियर ने स्थापित किया था, और कलकत्ता को जॉब चार्नोक ने स्थापित किया था। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि जो कलकत्ता था, इसको 3 क्षेत्रों को मिला के इसका निर्माण किया गया था, कलिकाता, गोविंदपुर और सुल्तानती। आगे चल के क्या हुआ कि फर्रुखियन ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी। मतलब इनकी कि अगर ब्रिटिश कोई व्यापार करने आएगा तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कोई टैक्स या चुंगी नहीं देना पड़ेगा। ये किसने दी थी? फर्रुखियन ने। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश में डेनिश आ जाते हैं। तो डेनिश इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल क्रम याद रखना है जिससे हमें पता रहे कि डेनिशों के बारे में। आगे देखने वाले हैं हम फ्रांसीसियों के। फ्रांसीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रांसीसियों के बारे में हमें याद रखना है कि फ्रांसीसियों में सबसे बड़ा योगदान रहा इनका हेनरी चतुर्थ रिचलू कॉलबर्ट। इनके प्रयासों से यहाँ पर फैक्ट्री ओपन की जाती है। लेकिन जितने भी अभी पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज़ हैं, डेनिश हैं, इनकी जो कंपनियाँ थी वो सरकारी कंपनियाँ नहीं थी। तो हमें याद रखना होगा कि जो फ्रांसीसी थी उनकी जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी। जबकि फ्रांसीसियों ने 2 क्षेत्रों का भी निर्माण किया, जैसे एक तो चंद्रनगर था और दूसरा पांडुचेरी था। इनके हम उपनिवेश के रूप में जान सकते हैं। इन्होंने पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में स्थापित की थी, जबकि द्वितीय फैक्ट्री लगाई इन्होंने मसूलीपट्टनम में। फ्रांसीसी बस्तियों की भी स्थापना की जाती है। तो फ्रांसीसी बस्तियों की स्थापना या फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक कैसे कहा गया? फ्रांसीसी मार्टिन को कहा गया। अब युद्ध होते हैं। युद्ध इनकी जो कर्नाटक के 3 युद्ध हम देखते हैं, कर्नाटक के 3 युद्ध देखते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट थे? ये इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि ना तो अब ब्रिटिशों से कमज़ोर फ्रांसीसी थे, ना फ्रांसीसी से कमज़ोर
ब्रिटिश थे। तो इन्हीं आपस में ये दोनों ने युद्ध किया, उन्हीं को हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो हम देखने वाले हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो प्रथम युद्ध कब से कब तक चलता है, तो 1746 से 1748 तक चलता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो 1746 से 48 तक चलता है। इस युद्ध का क्या कारण था, तो पहला कारण यह था कि 1740 में ऑस्ट्रिया का युद्ध प्रारंभ हो गया था। दूसरा कारण यह था कि अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, मतलब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि फ्रांसीसी के जहाज़ों को अधिकार में ले लिया था। जब ये फ्रांसीसी को जहाज़ों को अधिकार में लेते हैं तो फ्रांसीसियों ने कहा कि हम भी इसका प्रत्युत्तर देंगे, जैसे हम कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। और भी एक कारण यह था कि फ्रांसीसी चाहते थे कि हमें अंग्रेज़ों से ज़्यादा लाभ हो, अंग्रेज़ चाहते थे फ्रांसीसियों से ज़्यादा लाभ हो, तो इसीलिए आपस में ये लड़ते हैं। युद्ध का अंत किससे होता है, तो वो एलापल की संधि से होता है। तो कर्नाटक युद्ध के बाद जो संधि होती है वो 1748 में एलापल की संधि होती है। यही जो संधि थी अंग्रेज़ फ्रांसीसियों के मध्य हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों को भारत में मद्रास की प्राप्ति होती है, फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग प्राप्त होता है। इसके बाद कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था वो 1749 से 1754 के मध्य चलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1751 में अर्काट का घेरा भी डाला जाता है। पांडुचेरी की संधि से जो 1755 में होती है उससे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का अंत होता है, और साइक संधि का जो जन्मदाता था उसे डुप्लेको कहा जाता है। इसी साइक संधि को आगे बढ़ाने में योगदान दिया बेलीजली ने, जिसे बेलीजली ने बढ़ावा दिया, जिसे हम बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो कर्नाटक के तीसरे युद्ध की ओर। तो जो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था, कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था, यह 1756 से 1763 के मध्य चलता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो युद्ध का प्रारंभ यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध से हुआ था। यूरोप में वर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। जब इसकी खबर भारत में पहुंचती है तो उस समय ये आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि यह बांडीबास का युद्ध हुआ 1760 में। यह युद्ध काफ़ी निर्णायक युद्ध हुआ, इसी युद्ध में कहा जाता है कि जो ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित कर दिया था। ये अब यहाँ से तय हो गया था कि भारत में जो शासन करने वाले इनके फ्रांसीसी नहीं अंग्रेज होंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन्हें पूर्णतः हरा दिया था। युद्ध का अंत होता है एलापल की संधि से। एलापल की संधि कब होती है, 10 फरवरी 1763 को एलापल की संधि होती है। तो यहाँ अपना जो टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो मुग़ल साम्राज्य का पतन, जिसको हम कल देखने वाले हैं शॉर्ट वीडियो में। और ऐसे ही हम इनकी संपूर्ण जो मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।